हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैम्पियन ज़ैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ैद। और दोस्तों, आज हम लोग साइंस 2 का 5th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 4th चैप्टर को कंप्लीट किया। बहुत ही इजी चैप्टर था। मुझे लगता है कि आप लोगों ने उसे पढ़ लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, पहले जान लेते हैं ग्रीन एनर्जी का मतलब क्या होता है। तो ग्रीन एनर्जी का मतलब वो एनर्जी दोस्तों जिससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, जो इको फ्रेंडली हो और हमारे लिए अच्छी हो, वैसी एनर्जी को बोलते हैं हम लोग ग्रीन एनर्जी। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्यों की मतलब ह्यूमंस की जो बेसिक नीड्स हैं वो फूड, क्लॉथ और शेल्टर हैं। लेकिन आजकल के ज़माने में जो एनर्जी है वो भी प्राइमरी नीड बन गई है। फूड, क्लॉथ और शेल्टर के साथ एनर्जी भी बेसिक नीड्स में आते जा रहे हैं। हमें एनर्जी चाहिए हर काम के लिए। हमें एनर्जी बहुत सारे फॉर्म में मिलती है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी। जैसे मैंने टीवी ऑन किया है तो वहाँ पे साउंड एनर्जी दिख रही है, लाइट एनर्जी दिख रही है, हीट भी जनरेट होती है, हीट एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हमें मशीन्स में दिखते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं एनर्जी के। तो एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एनर्जी ना ही बनाई जा सकती है ना ही मिटाई जा सकती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। जैसे अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैंने बटन ऑन किया तो वो कन्वर्ट हुआ केमिकल एनर्जी में, और फिर टीवी में आने के बाद वो साउंड, हीट और लाइट में स्प्लिट हो गया, डिफरेंट डिफरेंट में कन्वर्ट हो गया। तो वो चीज़ें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज हो, जिसका हमें डिसएडवांटेज ना हो एनर्जीज़ का, उन्हें हम लोग बोलेंगे ग्रीन एनर्जी। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, उनकी एनर्जीज़ कैसे पैदा की जाती हैं, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जितने भी पावर प्लांट होते हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल लगाया जाता है, जो कि माइकल फराडे ने बोला था। जैसे एक कॉपर वायर का अगर मैं लूप बनाऊं, तो ये कॉपर वायर का जब मैं बार बार राउंड करूँगा तो ये एक लूप तैयार होगा, जिसे मैं बोलूँगा सोलेनॉइड। और फिर उसके बाद मैं एक बार मैग्नेट लूँगा, और फिर बार मैग्नेट के आजू बाजू अगर मैं लूप को बार बार रोटेट करता रहूँगा, तो रोटेट करते करते यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो जाएगी, और वहाँ से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। इसका दूसरा भी फॉर्म है कि आप लोग सोलेनॉइड के अंदर बार मैग्नेट को फटाफट निकालो और फिर उसके अंदर डालो, तो जिससे आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो जाएगी। तो ये दो मेथड्स हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने के। ज़्यादातर लोग सोलेनॉइड को घुमाते हैं बार मैग्नेट के बगल में, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे 4th लेसन में साइंस 1 के। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी इसमें जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने के लिए जो सोलेनॉइड को घुमाना है, तो उसको घुमाने के लिए यूज़ किया जाता है टरबाइन को। टरबाइन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जैसे स्टीम टरबाइन और भी डिफरेंट डिफरेंट टरबाइंस होते हैं, तो उनका यूज़ किया जाता है इसमें। तो सबसे पहला पावर प्लांट जो हम लोग को दिया गया है वो है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है कोल। चलिए मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। तो सबसे पहले आपका एक बॉयलर रहता है, और फिर उस बॉयलर में आपको कोल डाला जाएगा, और फिर उसके बाद एनर्जी रिलीज़ की जाएगी जिससे भाप बने। सबसे पहले एक बॉयलर लेंगे हम लोग। बॉयलर में बहुत ज़्यादा पानी रहेगा। पानी में जब हम लोग एकदम गर्म कोयले को डालेंगे तो वहाँ से भाप जनरेट होगी। बहुत ही ज़्यादा जब भाप जनरेट होगी तो वो आगे जाएगी, और जब आगे जाएगी तो वाटर से स्टीम बन गया है अभी स्टीम आगे जाएगा, स्टीम टरबाइन से टकराएगा, और फिर उसके बाद सिस्टम फॉर कन्वर्टिंग स्टीम बैक टू वाटर, मतलब कि जो स्टीम है उसको दोबारा से वाटर में कन्वर्ट कर देगा। एक सिस्टम अभी पढ़ेंगे, कूलिंग टावर है वो। और स्टीम टरबाइन में जाने के बाद वो जाएगा जनरेटर में, और जनरेटर कौन, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और फिर उसके बाद जनरेट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये इजी मेथड आपका दिया गया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर होता कैसा है। इसमें एनर्जी सोर्स टू रन टरबाइन, मतलब टरबाइन को घुमाने के लिए प्रॉपर एनर्जी सोर्स, क्या आप मोटर का यूज़ कर रहे हो या फिर स्टीम का यूज़ कर रहे हो या फिर डिफरेंट चीज़ का यूज़ कर रहे हो, विंड का यूज़ कर रहे हो, किसी और चीज़ का। उसके बाद टरबाइन फिर जनरेटर में जाएगा, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। ये बेसिक मेथड है, इसी पे सब फॉर्म है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि ये कॉइल है। तो ये कॉइल को यहाँ पे घुमाया जा रहा है, और ये आपका मैग्नेटिक बार मैग्नेट है। तो कॉइल को जब बार बार घुमाया जा रहा है तो बार मैग्नेट के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई तो वो इंड्यूस हो गई, मतलब बाजू में जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आ गई, जिसके कारण वोल्टामीटर दिखा रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है।
तो ये मेथड है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे 4th लेसन में। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है कि इसमें फ्यूल यूज़ करते हैं एज कोल, कोल इसमें यूज़ होता है। तो जो कोल होता है, ये बॉयलर है आपका, बॉयलर के अंदर कोल गया, कोल के जाने के बाद जो धुआं गया वो यहाँ से निकाल दिया गया, और फिर जो स्टीम हुआ उसको आगे ले जाया गया जनरेटर के पास। जनरेटर के बाद आपको ले जाया गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहाँ से रिलीज़ हो गई, और जो आपका वाटर था वो कूलिंग टावर में गया। कूलिंग टावर में जाने के बाद वो कूल हुआ, कंडेंसर से पहले कूलिंग टावर में गया, फिर कूल हुआ, फिर यहाँ से वापस आया, फिर उसके बाद पंप से वो दोबारा वहीं पे आ गया। तो जो स्टीम था वो दोबारा से कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे पूछा है कि स्टीम को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं टरबाइन को रोटेट करने के लिए, क्योंकि स्टीम सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि जो प्रेशर होता है उसका स्टीम का वो बहुत ही ज़्यादा होता है। स्टीम का प्रेशर जो कि बढ़िया रहता है, प्रॉपर रहता है, ज़्यादा भी नहीं चलेगा और कम भी नहीं चलेगा, तो स्टीम इसीलिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। आफ्टर कंबशन ऑफ फ्यूल इन द बॉयलर द एमिटेड गैसेज आर रिलीज टू द एटमॉस्फेयर थ्रू वेरी हाई टावर। मतलब कि बॉयलर में जब फ्यूल जलता है तो उसके बाद जो गैसेज हैं उसको हाई टावर से रिलीज़ कर दिया जाता है। एक बार जब टरबाइन रोटेट हुआ स्टीम से, तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से जो स्टीम टेम्परेचर है, स्टीम का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है, जो उसके बाद प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और इसके बाद ये स्टीम कूलिंग करने के बाद वाटर में दोबारा कन्वर्ट हो जाता है। ये कंडेंसर से करते हैं, और कूलिंग टावर में फिर वाटर जाता है, वाटर कूल होता है, फिर सर्कुलेट होके वापस आ जाता है। और थर्मल पावर प्लांट बढ़िया तो है, लेकिन इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, क्योंकि कोल जला रहे हैं हम लोग, तो कोल जलाने के कारण पॉल्यूशन होगा। तो एयर पॉल्यूशन ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल के कारण गैसेज रिलीज होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब हार्मफुल होती हैं हेल्थ के लिए। तो इन सभी के कारण प्रॉब्लम हो जाती है। और उसके बाद गैसेस तो जलती ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ सूट पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे कण, उनके आने के बाद एनवायरनमेंट में सीरियस रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, या फिर आपको ऑब्स्टिकल की तरह वो रुकावट डाल सकता है उसमें। तो दोनों प्रॉब्लम्स है। और तीसरी प्रॉब्लम है कि कोल जो है वो लिमिटेड है, मतलब जल्द ही वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो आप फ्यूचर में शायद उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए लिमिटेशन है इसमें। तो ये तीनों प्रॉब्लम्स आपको याद रखनी है, 3 में से कोई 2 लिखने आएगा आपको 2 मार्क का, तो 2 याद रखें। और आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट पावर प्लांट देखते हैं। नेक्स्ट पावर प्लांट है न्यूक्लियर एनर्जी पे। तो न्यूक्लियर एनर्जी में भी पावर प्लांट कैसे होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो यूरेनियम है, यूरेनियम आपका एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 92। तो इस एटॉमिक नंबर के बाद ये जो इसका एटम होगा, मतलब जो इसका एटम होगा उसमें यहाँ पे न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, तो न्यूट्रॉन पे आपका बॉम्बार्डमेंट होगा, मतलब उसके अंदर वो न्यूट्रॉन जो होगा उसके अंदर बैलेंस ख़त्म कर दिया जाएगा, और जब बैलेंस एक बार ख़त्म होगा तो वो स्प्लिट हो जाएगा और 2 न्यूक्लियस में स्प्लिट होगा, आइसोटोप्स बनेंगे, एक यूरेनियम 236 और एक यूरेनियम 236, दोनों आइसोटोप्स हैं। और यूरेनियम 236 एक अनस्टेबल है, क्योंकि 235 होता है उसका मेन एटॉमिक मास की बात हो रही है, एटॉमिक नंबर की नहीं। तो एटॉमिक मास तो 235 होता है, बट जब न्यूट्रॉन बॉम्बार्डेड हुआ तो 236 हो गया, तो वो आइसोटोप बन गया। और इसके कारण 2 चीज़ें बने, बेरियम और क्रिप्टन के। और फिर उसके बाद बेरियम और क्रिप्टन के साथ साथ आपका और बना 200 MeV एनर्जी। तो जब 200 एनर्जी हुई तो उसके बाद वो आगे बढ़ा, मतलब यहाँ पे देखिए आप लोग, बेरियम और क्रिप्टन बना, उसके साथ 200 एनर्जी, फिर आगे ये बढ़ा, फिर बेरियम क्रिप्टन 200 एनर्जी, फिर ऐसे 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 बढ़ता गया ये प्रोसेस। बट अब इसको अगर रोका नहीं जाएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि अगर रोका ना गया तो ये आगे और भी ज़्यादा एनर्जी जनरेट करता जाएगा, और जैसे जैसे एनर्जी जनरेट करेगा वैसे वैसे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जनरेट हो जाएगी, और इससे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर मटेरियल यूज़ होते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वही यहाँ पे बताया गया था कि न्यूक्लियर फिज़न होता है, मतलब न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है बॉम्बार्डिंग करके।
तो न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी जो होता है वो रन कैसे करता है। सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर रहता है, उसमें हम लोग इसके जो यहाँ पे यूरेनियम को हम लोगों ने बॉम्बार्ड कराया, तो उसके बाद जो 200 MeV एनर्जी निकली, वो एनर्जी जाके रोटेट करती है टरबाइन को रोटेट करने के बाद जनरेटर में जाता है, और जनरेटर में जाने के बाद वार्म वाटर हो जाता है। और जो एनर्जी निकली थी उस एनर्जी से क्या हुआ, जो वाटर था बॉयलर में वो कन्वर्ट हो गया स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद वो गया, और फिर उसके बाद टरबाइन को उसने रोटेट किया। ये बस उसी के सिमिलर है, बस फ़र्क क्या है कि इसमें कोल की जगह हम लोग यूज़ कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी। फ़र्क इतना है कि हम लोग कोल की जगह यूज़ कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी, वो भी किसकी, यूरेनियम की। तो इस तरीके से ये पावर प्लांट होता है। तो न्यूट्रॉन एब्जॉर्बेंट मटेरियल को यूज़ करके हम लोग इसको रोक सकते हैं, वो अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो उन्हीं सब का प्रयोग करके हम लोग इसको रोक सकते हैं। अब देखते हैं कि इससे प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। तो दोस्तों अभी प्रॉब्लम्स देखते हैं क्या क्या आती हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है कि जो फ्यूज़न के बाद न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है, जो बचता है, वो जो होता है वो भी रेडियो एक्टिव होता है। तो अभी वो भी रेडियो एक्टिव है तो मतलब उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स है, तो वो भी हार्मफुल रेडिएशंस एमिट करेगा, छोड़ेगा। सबसे पहले रेडियो एक्टिव का मतलब होता है वो चीज़ें जो रेडिएशंस छोड़ती हैं। तो ये रेडियो एक्टिव है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम ला सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर वेस्ट। अब ये न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज कैसे करना है, डिकम्पोज कैसे करना है, ख़त्म कैसे करना है, वो एक बिग चैलेंज होता है साइंटिस्ट के सामने। क्योंकि न्यूक्लियर जो पावर होती है, मतलब न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है, उसको अगर हम लोग को डिकम्पोज करना है तो इस तरीके से करना है कि प्रॉपरली वो डिस्पोज हो जाए, वरना अगर थोड़ा सा भी बचा तो वो दोबारा एक्सपोज होगा और सभी को प्रॉब्लम्स दे देगा। एक्सीडेंट अगर हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट में, क्योंकि न्यूट्रॉन बॉम्बार्डेंट के बाद जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हुई, और उसके बाद एक्सीडेंट हुआ तो फटल हो सकता है, मतलब जानलेवा हो सकता है। क्योंकि एक्सीडेंट के बाद तो और ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशंस रिलीज़ होंगी। तो नेचुरल गैस से अभी देखते हैं। सबसे पहले इसका स्कीमेटिक डायग्राम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है जिससे बनती है थर्मल एनर्जी, बस कोल की जगह आ गया न्यूक्लियर एनर्जी। फिर थर्मल एनर्जी बनी, न्यूक्लियर एनर्जी से वाटर बॉयल हुआ और फिर स्टीम बना, उसके बाद वो काइनेटिक एनर्जी बना स्टीम में, स्टीम घूमा तो वो बन गया काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल और काइनेटिक आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा होगा। पोटेंशियल एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो एक ऑब्जेक्ट में स्टोर रहती है अगर वो एक जगह पर स्थिर है, रुका हुआ है। और काइनेटिक एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो एक ऑब्जेक्ट के अंदर है जब वो मोशन में है, मतलब चल रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है स्टीम में, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी गई टरबाइन में, स्टीम ने अपना काइनेटिक एनर्जी उसको दिया, टरबाइन रोटेट हुआ और फिर जनरेट हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी नेचुरल गैस से कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। तो in this plant turbine is run by a gas at very high temperature and pressure generated by combustion of natural gas। अभी इसमें क्या होता है कि बस कोल की जगह वहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी आई, यहाँ पे आ गया गैस। तो नेचुरल गैस यहाँ पे हम लोग बर्न करते हैं, और बर्न करने के बाद वो गैस टरबाइन में जाता है। मतलब हम लोग जब गैस से बर्न करते हैं नेचुरल गैस से, तो उसके बाद वो टरबाइन में जाता है, टरबाइन रोटेट करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो चलिए पढ़ते हैं। देयर आर 3 मेन सेक्शंस इन दिस टाइप ऑफ प्लांट। प्रेशराइज्ड एयर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कंबशन चैम्बर यूजिंग अ कंप्रेसर। इन दिस कंबशन चैम्बर द नेचुरल गैस बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ द एयर। द गैस एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जनरेटेड इन दिस चैम्बर टू रन टरबाइन। अभी यहाँ पे एक चैम्बर रहता है दोस्तों। तो चैम्बर के अंदर जो प्रेशराइज्ड एयर, मतलब बहुत ही प्रेशर में एयर लाया जाता है उसके अंदर, और अंदर लाने के बाद जब नेचुरल गैस जो होता है वो एयर के प्रेजेंस में आएगा तो वो जलेगा ही, और जलने के बाद वो इतना ज़्यादा प्रेशर जनरेट कर देता है कि टरबाइन को घूमना ही पड़ता है। और उसके बाद टरबाइन जो होता है वो इतना तेज़ी से घूमता है कि जो जनरेटर होता है उसको वो ड्राइव कर देता है, मतलब घुमा देता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो नेचुरल गैस में अभी केमिकल एनर्जी है, फिर काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुई नेचुरल गैस से के जलने से, फिर वो काइनेटिक एनर्जी आई टरबाइन में और जनरेट हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इफिशियंसी ऑफ दिस टाइप ऑफ पावर जनरेशन प्लांट इज हायर देन दैट ऑफ पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन कोल। इससे क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है कि इसकी जो इफिशियंसी है, इसकी जो काबिलियत है वो उससे बहुत ज़्यादा है कोल वाले पावर प्लांट से। क्योंकि नेचुरल गैस जो होता है वो सल्फ़र कंटेन नहीं करता है, तो नेचुरल गैस का बर्निंग जो होता है वो कम पॉल्यूशन में रिजल्ट करता है, क्योंकि इसमें सल्फ़र भी नहीं है तो बहुत ही कम पॉल्यूशन होता है। स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ पे दिया गया है।
तो फ्यूल होता है, फ्यूल से कंबशन चैम्बर, चैम्बर से गैस टरबाइन, और यहाँ से हॉट गैसेज निकलते हैं, यहाँ से जनरेटर है, जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन एंड एनवायरनमेंट, अब किस तरीके से हम लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी जनरेट करनी है और अपने एनवायरनमेंट को भी बचाना है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन जो होता है वो फॉसिल फ्यूल्स पर बेस्ड होता है, जैसे कोल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर फ्यूल्स लाइक यूरेनियम, प्लूटोनियम। ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, मतलब ये इको फ्रेंडली नहीं है। इसका मतलब है कि ये अगर फ्यूल्स यूज़ करेंगे तो ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की तरफ ले जाएगा। हम लोगों ने देखा है कि जब हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तो बहुत सारे अलग अलग गैसेज निकलते हैं, सूट पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं। इसके कारण एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और इनकम्प्लीट कंबशन, ये मार्क कर लीजिए आप लोग, 2020 बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है। तो इसके कारण जनरेट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये हमारी हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट करता है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंटेज में इंक्रीज़ आया तो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। और ग्लोबल वार्मिंग इसका एक बहुत ही बेहतरीन सा एग्जाम्पल है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वो बर्निंग ऑफ फ्यूल, मतलब कोल, डीजल, पेट्रोल, इन सब से बन जाता है, और इसके कारण ही एसिड रेन हो जाती है। एसिड रेन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे 7वें लेसन में। सूट पार्टिकल्स जनरेटेड ड्यू टू इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कैन कॉज एयर पॉल्यूशन। सूट पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से जनरेट होते हैं, और ये प्रॉब्लम हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रॉब्लम कर सकती है, जिससे एस्थमा हो सकता है, एस्थमा की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इससे। और जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनको मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, मतलब पता नहीं कितने लाख साल लगते हैं फॉर्म होने में, और उसके बाद ये फॉर्म होते हैं, और ये मतलब लिमिटेड है, एक दिन ये फ्यूचर में ख़त्म होने वाले हैं। और किसी ने कहा है कि अगर अभी जितनी स्पीड से हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उतनी स्पीड से अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो वो 200 साल तक और चलेगा, और नेचुरल गैस जो है वो 200 से 300 साल तक चलेगा, उसके बाद वो ख़त्म होने वाला है। तो बहुत है दोस्तों 200 साल, क्या मालूम 200 साल के बाद अर्थ ही ना रहे। तो हम लोगों ने इसके बारे में भी डिस्कस किया है, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़, जैसे न्यूक्लियर वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है, वो भी प्रॉब्लम है, जिसके कारण डिजास्टर्स आ सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। मतलब ये सारी जो एनर्जी है वो हमारे लिए ग्रीन एनर्जी नहीं है। ग्रीन एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो पॉल्यूशन ना करे, जो इको फ्रेंडली हो। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम लोग देखते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या होता है कि जो वाटर होता है डैम में, जो वाटर स्टोर कर रहे रहते हैं हम लोग, उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, काइनेटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जीज इन फ्लोइंग वाटर आर द पोटेंशियल एनर्जी इन वाटर रिजर्वायर, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब ये हम लोग का जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो ये जो होता है वाटर में पोटेंशियल एनर्जी रहती है डैम में, जब वाटर रहता है तो वाटर रिजर्वायर मतलब डैम जो वाटर को स्टोर करके रख सकता है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो रुका हुआ है अभी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहती है डैम में, और उसके बाद वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जब हम लोग थोड़ा सा भी डैम में गैप कर देंगे, डैम को जब खोल देंगे। तो जब डैम को खोले तो वाटर बहने लगा, उसमें आ गई काइनेटिक एनर्जी। तो जो वाटर था उसको डैम से लेकर टरबाइन तक लाया गया, और फिर वाटर वहाँ तक आया, और फिर काइनेटिक एनर्जी जो वाटर की है उसके कारण टरबाइन रोटेट हो गया, और वो टरबाइन जो था वो जनरेटर को रोटेट किया, और फिर जिससे बन गई इलेक्ट्रिसिटी। तो किस तरीके से बनी आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये आपका डैम है, ये आपका स्लाइस गेट्स है। तो इस गेट को जब हम लोग खोलते हैं तो यहाँ पे पानी इतनी प्रेशर से आया कि यहाँ पे जो टरबाइन था उसको रोटेट कर दिया, और रोटेट कर दिया तो जनरेटर पे इफेक्ट पड़ा, और यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, और फिर पावर हाउस से आगे चली गई। तो इस तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं एनर्जी। तो वाटर रिजर्वायर विथ पोटेंशियल एनर्जी, वाटर टरबाइन, जनरेटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इन वाटर, फिर काइनेटिक एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर, फिर काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। अब इसमें कोई भी फ्यूल नहीं बर्न होता है, तो ये एयर पॉल्यूशन नहीं करता है, ये इको फ्रेंडली है। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है कि जो लोग रहते हैं वो जगहों पे, उनको प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि बाई चांस कभी ऐसा हुआ कि डैम का पानी ओवरफ्लो हो गया तो उनको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ सकती है, वो बह सकते हैं उसमें। तो इसीलिए उनकी आजू बाजू, डैम के आजू बाजू लोगों को माइग्रेट कर दिया जाता है, मतलब वहाँ से उनको दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। तो फोर्स्ड माइग्रेशन होता है, मतलब उनको फोर्स किया जाता है माइग्रेट करने के लिए।
अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप लोग याद कर लें। तो इसके एडवांटेज क्या हैं? सबसे पहला तो इसके कारण पॉल्यूशन नहीं होता है, और अगर इसके लिए ज़्यादा वाटर स्टोरेज हो तो जो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग जब चाहे जितना चाहे जनरेट कर सकते हैं। और वाटर रिजर्वायर जो होता है वो पावर जनरेशन के लिए यूज़ होता है, और वो दोबारा से भर सकता है रेनी सीजन में। तो इसके कारण अनइंटरप्टेड मतलब रुकावट बिल्कुल भी नहीं आएगी। हर साल पानी बरसेगा, डैम में पानी आएगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और अब प्रॉब्लम्स क्या होती हैं इससे? क्योंकि जो डैम होता है वो विलेजेस और टाउन्स में आ सकता है, तो इसका जो बैक वाटर होता है इससे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। रिहैबिटेशन ऑफ द डिस्प्लेस्ड पॉल्यूशन। रिहैबिटेशन, हैबिटेशन मतलब जहाँ पे रहने के स्थान। हैबिटेट और हैबिट मतलब आपकी आदत, हैबिटेट मतलब जहाँ पे रहते हैं हम लोग। तो लोगों को जगहों को छोड़ना पड़ता है इसके कारण, और फॉरेस्ट पर भी आ सकता है ये पानी, जिससे वहाँ के जानवरों को प्रॉब्लम होगी, सांप को प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जब पानी एक बार आया था तो ज़्यादा मोलाई पोयांग की कहानी में हम लोगों ने पढ़ा है कि बहुत सारे सांप मर गए थे। तो फर्टाइल लैंड पे भी पानी आ सकता है, जिससे बहुत ही अन्न खराब हो सकते हैं। और अब क्या आता है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर, रिवर वाटर में हैव एडवर्सली इफेक्टेड ऑन लिविंग वर्ल्ड इन द रिवर। अब फ्लो ऑफ रिवर वाटर, अब डैम है तो डैम में हम लोगों ने जो रिवर वाटर मतलब कि जो समुद्र का पानी उसका जो फ्लो है उसको हम लोगों ने रोक दिया है, इसके कारण इफेक्ट आया वर्ल्ड पे। बट जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी मानी जाती है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कोयोना डैम, अभी बाई चांस यहाँ से पानी ओवरफ्लो हो गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अभी विंड से कैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो द काइनेटिक एनर्जी इन विंड हैज़ बीन यूज्ड सिंस लॉन्ग फॉर लिफ्टिंग ऑफ वाटर। काइनेटिक एनर्जी जो विंड में होती है उसको हम लोग वाटर को उठाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और फ्लोर मिल्स को चलाने के लिए, पवन चक्की को चलाने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और ये विंड एनर्जी हम लोग इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? द मशीन विच कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड विंड टर्बाइन। एक विंड टर्बाइन होता है जो काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये विंड की उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे विंड आता है ब्लेड पे टरबाइन के, तुरंत वो ब्लेड रोटेट करेगा, और एक बार ब्लेड रोटेट करेगा तो टरबाइन का एक्सल भी रोटेट करेगा क्योंकि वो उसी से कनेक्टेड रहता है। और जो गियर बॉक्स होता है वो रोटेशन, ये आपका गियर बॉक्स है। तो गियर बॉक्स जैसा जैसा गियर लगाएगा वैसे वैसे इसका जो रोटेशन होगा वो बढ़ता जाएगा और ज़्यादा वो रोटेट करेगा। वेरियस स्टेजेस इन द विंड एनर्जी जनरेशन सिस्टम कैन बी शोन एंड स्कीमेटिक ऑफ अ विंड मिल इज शोन। मतलब कि वेरियस स्टेजेस मतलब कैसे कैसे डिफरेंट स्टेजेस होते हैं वो दिखाया गया। सबसे पहले विंड विथ रिक्वायर्ड वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी का चाहिए। फिर विंड टरबाइन विथ लार्ज फिन्स मतलब बहुत बड़े बड़े ब्लेड्स, विंड टरबाइन। फिर उसके बाद वो जनरेटर में, और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एयर आया, एयर के बाद ब्लेड को इसने स्ट्राइक किया, ये रोटेट हुआ, फिर रोटेट हुआ, फिर जो गियर बॉक्स है वो इसको थोड़ा सा सहारा दे देता है जिसके कारण रोटेशन बढ़ जाता है। और फिर रोटेशन बढ़ा एक बार तो ये जाएगा जनरेटर में, और जनरेटर में प्रोड्यूस हो जाएगी इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इन विंड उससे आई टरबाइन में, फिर प्रोड्यूस हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब विंड टरबाइन जो होता है उसकी कैपेसिटी 1 किलोवाट से 7 किलोवाट तक होनी चाहिए। तो विंड वेलोसिटी पे डिपेंड रहने पे मतलब कि यहाँ पे कितनी तेज़ हवा चलती है उसके हिसाब से इसको लगाया जाता है एक जगह पे। तो विंड वेलोसिटी जो होती है वो सी शोर्स मतलब नदी के किनारे हाई होती है, तो वहीं पे ज़्यादातर लगाया जाता है। और विंड एनर्जी एक क्लीन एनर्जी सोर्स है, तो इससे पॉल्यूशन वॉल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं होती। अभी सोलार एनर्जी से हम लोग कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो हम लोग थोड़ा सा रुक करेंगे उसकी तरफ। तो चलिए पढ़ते हैं। यूजिंग द एनर्जी इन द सनलाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी जनरेटेड इनटू 2 वेज। मतलब कि सनलाइट की एनर्जी को यूज करके हम लोग 2 तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत में जितना भी पढ़ा उसमें हम लोगों ने देखा कि हम लोग को कुछ ना कुछ एनर्जी की ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, और बाय द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी जनरेटेड डायरेक्टली, इसको हम लोग डायरेक्टली भी जनरेट कर सकते हैं बिना किसी मेथड के। लेकिन किससे? सोलार रेडिएशन से, और एक जनरेटर यूज़ करके जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो ही ना। ये होता है सोलार फोटोवोल्टिक सेल में, ये सिलिकॉन के बने हुए रहते हैं। सोलार फोटोवोल्टिक सेल्स कन्वर्ट द सोलार एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सोलार फोटोवोल्टिक सेल अगर आप लोगों ने एक जगह पर लगाया है तो वो जो सोलार एनर्जी
तो दोस्तों सोलार फोटोवोल्टिक सेल डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है सोलार रेडिएशंस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो दूसरा मेथड, ये तो पहला मेथड था सोलार फोटोवोल्टिक सेल का यूज़ करके। अभी दूसरा मेथड जो है उसमें हम लोग सोलार रेडिएशन से थर्मल एनर्जी बनाएंगे, मतलब हीट एनर्जी बनाएंगे। थर्म मतलब हीट होता है, उसकी एनर्जी बनाएंगे और उसके बाद टरबाइन जनरेटर से हम लोग जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जिस वाटर को हम लोग कोल से बॉईल करते थे, जिसको न्यूक्लियर एनर्जी से बॉईल करते थे, जिसको नेचुरल गैस से हम लोग जलाते थे, उसको आज हम लोग करेंगे सोलार रेडिएशन से। मतलब कि जो सन से रेज आ रही हैं उससे हम लोग वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। तो सोलार फोटोवोल्टिक सेल से कैसा होता है, सोलार फोटोवोल्टिक सेल जो होता है वो डायरेक्टली कन्वर्ट करता है, इसीलिए उसे सोलार फोटोवोल्टिक सेल इफेक्ट बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है इस ट्रांसफॉर्मेशन में वो डीसी होती है, मतलब डायरेक्ट करंट होता है, अल्टरनेटिंग नहीं करंट नहीं होता है। ये एसी डीसी हम लोग पढ़ेंगे 4th लेसन में। और ये सोलार सेल्स जो होते हैं वो स्पेशल मटेरियल के बने रहते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर। मतलब ये कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंडक्ट करेंगे, कभी नहीं करेंगे, या कम मात्रा में करते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन सेल जो होता है वो डायमेंशन होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि जैसे हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, तो अगर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो साइड स्क्वायर, तो साइड अगर 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसी तरीके से इसका डायमेंशन होता है। और ये जनरेट करता है करंट 30 मिली एम्पियर का, पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 वोल्ट। और उसके बाद सिलिकॉन सोलार सेल्स का डायमेंशन हो गया अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3 एम में 30 एम में था तो 3000 एम में हो गया, और 3000 एम में मतलब 3 एम्पियर। तो इस तरीके से प्रोड्यूस होता है करंट। बट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उतना ही रहेगा, क्योंकि डायमेंशन को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा बट पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रहेगा। अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे सीरीज़ में इन लोगों को लगाऊं, जो फोटोवोल्टिक सेल सोलार सेल्स हैं, इनको अगर मैं सीरीज़ में लगाऊं तो करंट जो होगा वो सेम रहेगा बट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ होगा बट जो करंट होगा वो उतना ही रहेगा अगर हम लोग सीरीज़ में लगाएंगे। बट अगर हम लोग उसको पैरेलल में लगाते हैं तो पैरेलल में लगाने के बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उतना ही रहेगा बट जो करंट होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मतलब यही दो मेन डिफरेंसेस हैं इन दोनों में, कि अगर हमें करंट बढ़ाना है तो हमें लगाना चाहिए सोलार सेल्स को पैरेलल में, और अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना है तो सेल्स को लगाना चाहिए सीरीज़ में। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कुछ लोग सीरीज़ में लगाते हैं जैसे मॉड्यूल इन सीरीज़, और कुछ लोग लगाते हैं उसको पैरेलल में। तो सोलार पैनल्स जो होते हैं वो सीरीज़ में कनेक्टेड रहते हैं, कभी कभी पैरेलल में। तो कैलकुलेटर्स का भी इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो सोलार एनर्जी पे रन करते हों। तो इन्हीं सब का यूज़ करके हम लोग जनरेट कर सकते हैं। और जो सोलार सेल से जो पावर मिलती है वो डीसी होती है। तो जो इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक लाइट्स होती हैं, जो लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं, एलईडी इसको हम लोग बोलते हैं। तो एनर्जी जो ये होती है वो हम लोग को डायरेक्टली यूज़ कर सकती है। जैसे अल्टरनेटिंग करंट होता है तो उसमें अगर आप लोग दोनों तरफ से लगाओगे तो चलेगा। एक वायर को जब हम लोग सीधा लगाते उल्टा लगाते बट उतना ही आता है, इससे चलता है। बट जो डीसी होता है उसका एक ही होता है, फिक्स्ड रहता है, या तो इसी तरफ से तो उसी तरफ से वो लगेगा, दूसरी तरफ से लगाएंगे तो शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है। तो एसी डीसी में यही डिफरेंसेस होते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग बाद में। तो मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स जो होते हैं डोमेस्टिक में वो इसी पे वर्क करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोग वायर को सीधा भी लगाएं तो भी टीवी चलेगी, उल्टा लगाएं तो भी टीवी चलेगी। बट अगर वो डीसी में है तो आपको सीधा ही लगाना है, उसके अलावा आप लोग लगाएंगे तो ब्लास्ट हो सकता है। तो जो इन्वर्टर होता है वो डीसी सोलार पावर को कन्वर्ट कर देता है एसी पावर में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टर। तो सोलार सेल से पहले बैटरी, बैटरी से इन्वर्टर, इन्वर्टर से इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। अब दूसरा जो मेथड था, हम लोग दूसरे मेथड को पढ़ते हैं, थर्मल पावर प्लांट। तो इससे भी एयर पॉल्यूशन नहीं हुआ। तो हम लोग यही पढ़ना चाहते थे दोस्तों कि ग्रीन एनर्जी की तरफ हम लोग कैसे बढ़ रहे हैं। तो हमें वही बताया गया कि पहले हम लोगों ने कोल का यूज़ किया, थोड़ा सा ग्रीन एनर्जी नहीं था क्योंकि उसमें कोल था। फिर न्यूक्लियर एनर्जी पे आए तो वो भी ग्रीन एनर्जी नहीं था क्योंकि उससे एक्सीडेंट्स हो सकते थे। फिर नेचुरल गैस पे आए, वो भी ग्रीन एनर्जी नहीं था क्योंकि उधर भी कुछ ना कुछ गैसेस रिलीज़ होते थे। बट अब हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी पे आए तो वो ग्रीन एनर्जी था बट दूसरी प्रॉब्लम्स आ सकती थी। बट यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, इसलिए ज़्यादातर लोग सोलार एनर्जी का यूज़ करते हैं।
जैसे आप लोग चिन्ना स्वामी स्टेडियम देखेंगे तो वहाँ पे पूरी तरीके से सोलार सेल्स लग गए हैं। तो फिगर नंबर 5.30 5.29 अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो सोलार रेडिएशंस है, सोलार रेडिएशंस पड़ेंगी फ्लोइंग वाटर पे। तो फ्लोइंग वाटर के बाद जो वाटर होगा वो थोड़ा सा हॉट हो जाएगा। हॉट होने के बाद जब वाटर आगे जाएगा, आगे जाने के बाद वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद प्रेशर लगाएगा टरबाइन पे, टरबाइन रोटेट होगा, रोटेट होने के बाद जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और इससे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। बट जो स्टीम है वो आगे जाएगा कंडेंसर में, कंडेंसर में जाने के बाद वो कंडेंस होगा, कूल होगा, कूलिंग टावर की मदद से, फिर पंप के द्वारा वो वापस आएगा। वापस आने के बाद फ्लो फिर कंटिन्यू रहेगा, फिर वो जाएगा आगे। जैसे यहाँ पे आपको एक हिस्सा दिखाया गया है कि सोलार रेडिएशन से यहाँ पे पड़ी, और यहाँ पे पड़ने के बाद ये जो आपका कर्व्ड सरफेस लगाया गया है ये एब्जॉर्बर है, और ये जब रिफ्लेक्ट करेगा तो जो वाटर होगा उसको बहुत ही ज़्यादा रेडिएशंस मिलेंगी, जिससे वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में। बट इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि इतना बड़ा पावर प्लांट हम लोग लगाएं कहाँ पे, इंस्टॉल कहाँ पे करें, वो प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम है कि सोलार एनर्जी है, सन दिन भर तो नहीं रहेगा, और कभी कभी सन की जो रेडिएशंस होती हैं ज़्यादा होती हैं, कभी कभी कम होती हैं, तो इंटरप्टेड सोर्स ये है हम लोग का, मतलब रुकावट आती है बीच बीच में। और तीसरी प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पैसे लगते हैं। बट इन प्रॉब्लमों के बावजूद ये ग्रीन एनर्जी है दोस्तों। तो सभी पावर प्लांट के प्रॉब्लम्स क्या है और कौन से मेथड से वो चलते हैं, उन सभी को अगर आप लोग याद कर लेंगे तो उतना काफ़ी होगा इस लेसन के लिए। बस प्रॉब्लम्स को याद रखें और उनका प्रोसेस याद रखें। और एक्सरसाइज में से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस आपको पढ़ना है गिव रीज़न। बाकी सब आपको चैप्टर याद रखना है दोस्तों।